शुरुआत कोरोना के साथ ही करेंगे क्योंकि दिल्ली से लेकर मुंबई तक कोरोना को लेकर डर है, दहशत है। सवाल यही कि क्या और सख्ती बढ़ाई जानी चाहिए, नियमों पर कड़ाई से पालन होना चाहिए क्योंकि दिल्ली में लगातार 5वें दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई है। 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं मुंबई की अगर बात करें तो आज से वो नियम लागू किए गए हैं जिसमें दिल्ली समेत कुछ खास शहरों से आने वालों का कोरोना नेगेटिव होना जरूरी है। मुंबई में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर उधर सरकार के अफसर तैनात कर दिए गए हैं। कई लोगों की ड्यूटी बढ़ा दी गई है ताकि लोगों पर निगरानी रखी जा सके। महाराष्ट्र सरकार ने आज से दिल्ली, एनसीआर, कुछ और शहरों से मुंबई आने वालों पर सख्ती का हंटर लगाया है। उद्धव सरकार ने दूसरे राज्यों से मुंबई आने वाले लोगों को शर्तों के साथ एंट्री शुरू कर दी है, यानी बिना नेगेटिव रिपोर्ट के दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा यानी कि 4 राज्य जहां से आने वाले हवाई यात्रियों की एंट्री नहीं हो सकेगी। ये नियम आज से अमल में आ चुके हैं। नियमों के मुताबिक बोर्डिंग से ठीक पहले यात्रियों को अपनी नेगेटिव रिपोर्ट सौंपनी होगी। महाराष्ट्र में आने से 72 घंटे पहले यात्रियों को कोरोना की जांच करानी होगी। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से आ रहे यात्रियों के पास अगर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही आरटी-पीसीआर टेस्ट के पैसे भरने होंगे। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो संपर्क किया जाएगा और प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। हमारे संवाददाता तनुश्री और साथ ही पंकज उपाध्याय दोनों मुंबई से इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले पंकज का रुख करेंगे। पंकज, जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, उद्धव सरकार की क्या प्लानिंग है? किस तरीके से अब ये कंट्रोल में लाया जाएगा? क्योंकि दिल्ली में तो हमने ये देखा है कि साफ तौर पर केजरीवाल ने कहा है कि हम टेस्ट बढ़ाएंगे, किसी तरह का लॉकडाउन नहीं होगा, जिस तरीके से व्यवसाय चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। मुंबई में क्या तैयारी है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि अगले 3 से 4 हफ्ते काफी क्रिटिकल होने वाले हैं, इसलिए मुंबई वासियों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राज्य सरकार ने यह कहा है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगाए, इसके बजाय लोगों को खुद समझदारी दिखानी पड़ेगी। उद्धव ठाकरे ने पहले ही कहा कि जिस तरीके से त्योहारों के समय, खासकर के दिवाली के समय लोगों ने संयम दिखाया है, उसको देखते हुए ये ऐसा नहीं लगता कि कुछ नए रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसको देखते हुए लोगों को ही समझदारी से और सूझबूझ से काम लेना होगा। चाहे वो फेस मास्क पहनना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी हो, वो तो है ही। साथ ही साथ यहां मुंबई में जो माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक बड़ा कैंपेन चलाया गया था, उसको 1 महीने के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जो अवेयरनेस लोगों में फैलानी थी, उसका काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो मुंबई की सिविक बॉडी है, वो तमाम लोगों के घर में एक बार फिर से जा रही है पूछताछ करने के लिए, क्या कोई वहां पर बीमार तो नहीं है, कोई सिम्टोमेटिक तो है या नहीं है। मुंबई की सिविक बॉडी का कहना है कि उसकी इस वक्त तैयारी पूरी है, लेकिन ये देखते हुए कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए उसने इस वक्त नई डोमेस्टिक एयर ट्रेवल पॉलिसी सामने लाई है। अब ये डोमेस्टिक ट्रैवल पॉलिसी जो अभी आई है और इसके पहले जो गाइडलाइंस हैं, वो साथ ही साथ इस वक्त चलती रहेंगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इन गाइडलाइंस को लेकर महाराष्ट्र की सरकार कितनी सीरियस है कि उसने खुद बीएमसी के कमिश्नर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो देखें कि जो नए नियम और गाइडलाइंस लागू किए गए हैं, उनको अच्छी तरीके से उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज पहला दिन है जब दिल्ली से, राजस्थान से, गुजरात से और गोवा से तमाम जो अराइविंग पैसेंजर्स होंगे, देखा जाएगा कि उनके पास नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट है या नहीं है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों से हमने बात करी तो उनका कहना है उन्होंने अपनी पूरी कमर कस ली है। हालांकि तैयारियां टेस्ट की पहले से उनके पास थी, लेकिन अब वो और ज्यादा सजग हो गए हैं। मुंबई एयरपोर्ट का कहना है करीब 3 से 5 हजार एक दिन में आरटी-पीसीआर टेस्ट करने की उनके पास सुविधा मौजूद है। और स्टेट गवर्नमेंट का सिविक में आपके पास पंकज, ये आपने महाराष्ट्र का हाल बताया है जहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो वहीं दिल्ली भी इस मामले में कम नहीं है। लगातार यहां पर कोरोना की जानलेवा रफ्तार जारी है। 5वें दिन राजधानी में 24 घंटे के भीतर 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। नोएडा के बाद गाजियाबाद बॉर्डर पर भी दिल्ली से आने वालों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। दिल्ली की सर्दियां इस बार कोरोना संकट के साथ आई हैं।
दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, तापमान गिर रहा है और जहरीली हवा की वजह से मरीजों की हालत और भी गंभीर हो रही है। नवंबर में ठंड ने पिछले 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कुल मिलाकर दिल्ली इस वक्त महामारी, बदलते मौसम और बढ़ते प्रदूषण के साथ 3 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है। प्रदूषण को लेकर जारी अलर्ट भी खतरे की आशंका बढ़ाने वाला है। 25 नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच सकता है। ये हालात कोरोना की चपेट में आए मरीजों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 109 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 6,224 नए मामले सामने आए। दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल मामले 5,40,000 को पार कर चुके हैं। दिल्ली में इस वक्त 38,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा और गुरुग्राम के बाद अब गाजियाबाद ने भी दिल्ली से आने वालों का रैंडम टेस्ट किए जाने का फैसला किया है। गाजियाबाद बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बूथ लगाया है, जहां शाम को दिल्ली से लौट रहे लोगों की टेस्टिंग हो रही है। मास्क को लेकर भी गाजियाबाद में सख्ती बढ़ा दी गई है। इस समय मौसम तेजी से बदल रहा है और लोग संक्रमण से बेखौफ होकर लापरवाही के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं। वायु प्रदूषण फेफड़ों पर असर करता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। ऐसे में कोरोना का हमला घातक हो सकता है। वो केसेस बढ़ने के पीछे हम लोगों ने तो एक तरह से फोरवॉर्न जिसे कहते हैं कि सभी को किया कि भाई अभी फेस्टिवल्स आएंगे तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है। विंटर आएगा तो विंटर के अंदर भी इन सब बातों का ध्यान रखना है। विंटर में भी केसेस बढ़ते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सालों साल से हम देख रहे हैं कि ये दिल्ली और एनसीआर के इलाके में पॉल्यूशन जो है एक गहन समस्या बनी हुई है, जिसका एक जिसे कहते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी का अभी तक पूरा कंप्लीट समाधान नहीं हुआ है। तो ये पॉल्यूशन भी जो है एग्रेवेट करने वाले फैक्टर्स हैं। जब ये सारे फैक्टर्स का हमें पता, जानकारों के मुताबिक सर्द मौसम की नमी में वायरस करीब 72 घंटे तक सक्रिय रह सकते हैं और जिस तरह से उत्तर भारत में सर्दी बढ़ रही है, उसके साथ साथ कोरोना के और फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। गाजियाबाद से मैं गौर के साथ कुमार कोणाल, दिल्ली आज तक। कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री ने देश के सामने प्लान रख दिया है। पीएम ने बोला है कि सभी तक वैक्सीन पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। हालांकि अभी डोज और कीमत तय नहीं की गई है, लेकिन बचाव का काम जारी रहे। करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। साथियों, कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को प्राथमिकता दी है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी है। साथियों, आज हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि जिन देशों में कोरोना कम हो रहा था, आपको पूरा चार्ट बताया कैसे तेजी से संक्रमण फैल रहा है। हमारे यहां भी कुछ राज्यों में ये ट्रेंड चिंताजनक है ही है। इसलिए हम सभी को, शासन प्रशासन को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है।
हैदराबाद का अब रुख करेंगे, जहां लोकल चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी और बीजेपी में जहर बुझे तीरों की बारिश की जा रही है। ओवैसी के विधायक लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़का रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद धमका रहे हैं कि हमारी सरकार आने दो, फिर देख लेंगे। एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट आन दे, तेरे को, तेरे भाई को, तेरा पूरे MIM पार्टी को मेरे जूते के पास लगा दो, मेरे जूते के नीचे लगा दो, समझा? एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट तेलंगाना में आन दे, तेरी जिंदगी भर मेरी जूती के नीचे गुजरता। पोलिसी गाड़ी में आके घूरते, किसके बुर्रे पे? मजलिस के बुर्रे पे। जाते जाते मारता, कट गाड़ी रोकते कि मिलाता, चालान मार रहा, जरा बोलो भाई। मजलिस लेके आदम मुस्तकिल ताकतवर आपको भी बना रही है। ये जमात अगर ताकतवर बन रही तो हैदराबाद के आवाम को भी ताकतवर बना रही है, हिम्मत वाला बना रही है। ऐसी हिम्मत, ऐसी आप लोगों की जैसा अपनापना, एक मैंपना है, एक जज्बा है। मेरा शहर है, मेरी पार्टी है। अल्लाह के फजल से अगर कुछ होगा, कुछ खुदा ना खासा हुआ तो मेरे लोग हैं, किसी महल्ले में परेशानी आई बोले तो मेरा कारपोरेटर, मेरा वर्कर, मेरा MLA, मेरा MP साहब आ जाते। अल्लाह का एहसान है, महल्ला सेफ है, मजबूत है, कोई परेशानी की बात नहीं है। महल्ले के अंदर कुछ भी महल्ले पे परेशानी है तो है ना मजलिस, ये है भाई, ये हिम्मत है अपने को। बात अब लव जिहाद की करेंगे। धर्म छुपाकर और किसी लड़की का जबरन धर्मांतरण कराकर शादी करने की कोशिश पर योगी सरकार सख्त है। ऐसी घटनाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है और उस अध्यादेश में लव जिहाद की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन प्रावधान बता रहे हैं कि यूपी सरकार को प्यार से बैर भी नहीं है, लेकिन लव जिहाद करने वालों की खैर भी नहीं है। कि छोटी छोटी बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करा के शादी कर ली जाती थी और उनको कुछ माह के बाद, कुछ वर्ष के बाद असुरक्षित माहौल में डाइवोर्स देकर खुलेआम छोड़ दिया जाता था। एक तो उनका जीवन बर्बाद होता था और दूसरी बात समाज में वैमनस्यता फैलती थी। कभी कभी लड़ाई झगड़े की नौबत आती थी, कभी कभी दंगा फसाद तक की नौबत आती थी। आए दिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या खड़ी हो रही थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जबरन धर्म परिवर्तन, बहुत बड़ा एक सिंडिकेट था जो काम कर रहा था, जिसके बारे में खुलासा हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया और जिसमें ऐसे लड़के पाए गए जिन्होंने दिनेश, रमेश और सुरेश नाम रखा हुआ था। बाद में जब पकड़े गए तो पता चला मुख्तार है, अंसार है, रईस है, इस तरह के नाम उनके निकले। और जो बच्चियां आई शिकायत करने, उन्होंने बताया कि हाँ, यही लोग हैं जो एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बनाकर प्रदेश में इस तरह के षड्यंत्र में शामिल हैं। इनके पीछे भी बहुत से लोग हैं। तो अब उन सब के लिए, जो लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे थे, उनके लिए ये कानून लाया गया है और अब हमारी प्रदेश की बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, परिवार बर्बाद होने से बचेंगे। और इसको लेकर पहले ही संकेत दे दिए थे उत्तर प्रदेश सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने, कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कानून लाएंगे। इसमें हमें कोई ऐसी खास चीज नहीं नजर आती कि जिसके लिए कोई हम ये कहें, सिवाय इसके कि वो कन्वर्जन पर रोक लगाना चाहते हैं इनडायरेक्टली, जो अदरवाइज भारत के संविधान में परमिटेड है। आर्टिकल 25 में किसी आदमी को ये अधिकार है कि वो अपना कोई धर्म जिसको वो समझता है, पसंद करता है, उसको अडॉप्ट कर सकता है। वहीं टीएमसी की सांसद नुसरत जहां ये पूछ रही हैं कि लव के नाम पर जिहाद क्यों, तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को लगता है कि कानूनी चोट जरूरी है। I have already mentioned before that love is very personal. और जिहाद और लव जो है ना, ये साथ में जाता नहीं है। You know, just before elections, people come up with certain topics like this. ऐसे देखना, इलेक्शन के पहले ये सब होता है। प्यार और जिहाद का ये कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ। Love is extremely personal. And you know, in Bengal, under the leadership of our honorable CM, all the youth today has never ever segregated or differentiated on the basis of caste, creed, religions, and sex. It has never been done. It is a personal choice. Who do you want to be with? It is completely a person's choice. मैं मानता हूं कि ये व्यक्तिगत मामला और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है, लेकिन छद्म नाम से किसी बच्ची के साथ में जो है वो मित्रता करना और उसके बाद में
अपना नाम उद्घाटित होने पर उसको जो है इमोशंस के आधार पर ब्लैकमेल करते हुए उसको अपना नाम और धर्म बदलने के लिए मजबूर करना। यदि स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही है तो हम सबके सरनेम तो शायद हम सबके परिवारों में भी लड़की के जब शादी होकर के आती है तो बदलते होंगे, लेकिन मेडन नेम को तो बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने पूछा था कि वो मेडन नेम बदलने की आवश्यकता उसको क्यों पड़ती है, क्यों उसके लिए उसको मजबूर किया जाता है, इसका जवाब पहले देना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल नहीं रहे। 71 साल के अहमद पटेल लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 1 महीने पहले उन्हें कोरोना हुआ था, जिसके बाद उनकी सेहत खराब थी। कुछ दिन पहले उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पीएम मोदी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं ने अहमद पटेल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, एक बहुत बड़ा वैक्यूम कांग्रेस पार्टी में अहमद पटेल के नहीं रहने से। जी देखिए, अगर ये कहें कि अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के संकट मोचक थे तो ये गलत नहीं होगा। कई बारी उन्होंने जो ट्रबल शूटिंग का काम किया है, एक तरीके से पार्टी आला कमान और कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस नेताओं के बीच वो एक डोर थे, एक माध्यम थे, एक साधन थे। अहमद पटेल, अगर कांग्रेस पार्टी का इतिहास हम ट्रेस करें पिछले 3-4 दशक में, तो अहमद पटेल कहीं ना कहीं हर एक उस निर्णायक मोड़ में अपनी भूमिका अदा करते हुए नजर आ जाएंगे जहां पे कांग्रेस संकट में थी। और न सिर्फ इंदिरा गांधी जिन्होंने उनको हैंडपिक किया था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, राजीव गांधी के साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध रहे और यही वजह है कि वो ऑल पावरफुल मैन फ्राइडे के तौर पे सोनिया गांधी के लिए यूपीए के कार्यकाल में एक तरीके से पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पे कारगर साबित हुए। अहमद पटेल के बारे में ये बहुत फेमस है कि वो कभी कैमरे पे नहीं आते थे, मीडिया शाय थे, कैमरा शाय थे और बहुत कुछ ना कह के भी बहुत चीजें कह जाते थे। अक्सर हमें याद है जब प्रधानमंत्री आवास पे एक बड़ी बैठकें होती थी, कोर मीटिंग्स होती थी या 10 जनपद पे बैठकें होती थी, तो एपी कह लीजिए या अहमद भाई कह लीजिए, कोई ना कोई खबर या कोई ना कोई जो पार्टी की दिशा है या रणनीति है उसका एक लाइन में कुछ बात जरूर कह देते थे, जिससे कि मीडिया कर्मियों को भी जो है खबर की पुष्टि हो जाती थी। और यही वजह है कि क्राइसिस मैनेजर के तौर पे अहमद पटेल हमेशा रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी हो, सभी नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर बाकी पार्टियों के, आप देख रहे हैं कि ट्विटर पे पूरी तरह से जो टाइमलाइन है वो भरी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमद पटेल के योगदान को और कांग्रेस को जो सशक्त करने के उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ तूफान निवार तमिलनाडु के तट से टकराने वाला है। मौसम विभाग की माने तो आज शाम 5:30 बजे से पहले 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आ सकता है, लेकिन इससे देरी हुई तो तूफान कमजोर पड़ेगा और लोगों को राहत मिलेगी। आज आने वाला है तूफान, कितना तैयार है हिंदुस्तान? तूफान से पहले लोगों में दहशत, क्या आने वाली है बड़ी आफत? फिलहाल तो जवाब हाँ में है, जवाब ना में हो तो इसके लिए भगवान को ही दखल देनी पड़ेगी ताकि किनारों से टकराते टकराते तूफान की जान कमजोर पड़ जाए। वैसे इन तस्वीरों में डरने डराने जैसी बातें नहीं है, क्योंकि फिलहाल तूफान से पहले वाली शांति है। हाँ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में कल से बारिश शुरू हो चुकी है। जन जन तक चेतावनी पहुंचाई जा चुकी है। आप हमारा जो इम्पैक्ट बेस्ड वार्निंग है, इसके हिसाब से हम रेड कलर वार्निंग हम दे रहे हैं 25 तारीख के लिए कोस्टल एंड नॉर्थ इंटीरियर तमिलनाडु एंड पुडुचेरी कराईकल एरिया के लिए, और 26 तारीख को हम रॉयल सीमा एरिया के लिए रेड कलर वार्निंग दे रहे हैं। मगर क्या करे इंसान, घर अगर तटीय इलाकों में है तो जान हथेली पर ही रहनी है। ये तूफान आज शाम 5 बजे से पहले कभी भी मल्लापुरम और कैराकल के बीच तट से टकराएगा। क्या क्या चूर कर जाएगा, इसका बस अंदेशा ही जताया जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि तूफानी हवाओं की रफ्तार सब कुछ उड़ा लेने को आतुर दिख रही है। आने से पहले सैटेलाइट्स को जो संदेश मिल रहे हैं, उसके मुताबिक हवाओं की गति 100 किलोमीटर से ऊपर तो रहेगी ही रहेगी। ये करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। और धीरे धीरे इसका विंड स्पीड अकॉर्डिंगली बढ़कर सबसे ज्यादा मैक्सिमम विंड स्पीड 120 to 130 किलोमीटर पर आवर और गस्टिंग टू 145 किलोमीटर पर आवर होने का उम्मीद किया जा रहा है। और ये जब तट को पार करेगा तभी यही विंड स्पीड रहेगा 120 to 130 किलोमीटर पर आवर। तूफान से पहले शुरू हुई बारिश, आज दिन भर भारी बारिश की आशंका। तूफान के आने से पहले तूफान के साथी दस्तक दे चुके हैं। बादल और बारिश का ये मंजर देखिए। ये तस्वीरें हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की। ये तस्वीरें भी तमिलनाडु से ही हैं। कहीं झमाझम बारिश जारी है तो कहीं बारिश बस आने ही वाली है। मछुआरे अपनी अपनी नावों को बाहर निकाल चुके हैं। मछुआरों के साजो सामान को सुरक्षित ठिकानों तक ले जाने के लिए जेसीबी की भी मदद ली जा रही है। तूफान से बचने की तैयारी जितनी अच्छी होगी, नुकसान उतना ही कम होगा। हाँ, बचना बारिश से भी है जो छप्पड़ फाड़ कर होने वाली है। सो हेवी रेनफॉल की बातें करें तो आज से हेवी रेनफॉल शुरू हो चुका है। कोस्टल तमिलनाडु में आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल शुरू हो चुका है। चेन्नई में भी आज 7 to 9 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि हम पूर्वानुमान किए थे 24 तारीख से कोस्टल तमिलनाडु में हेवी रेनफॉल शुरू होगा, वैसे हो रहा है। और ये रेनफॉल बढ़कर 25 तारीख में कोस्टल और नॉर्थ इंटीरियर तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश होगा। इस साल बंगाल की खाड़ी मानो बवाल बन गई है। इसी साल 21 मई को अम्फान तूफान बंगाल की खाड़ी से ही उठा था। तब नुकसान पश्चिम बंगाल और ओडिशा में ज्यादा हुआ था। इस बार तूफान के निशाने पर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तेलंगाना। इसके साथ साथ तमिलनाडु के आसपास जो आंध्र प्रदेश है, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट स्पेशली नेल्लोर और चित्तूर, वहां भी हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 25 तारीख को उम्मीद कर रहे हैं। 26 को रायलसीमा और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना, वहां भी हम आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मगर ये सभी एरिया को देखें तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल जोन है जिसमें ज्यादा बारिश होने का हम उम्मीद कर रहे हैं, वो है नॉर्थ तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट। IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जो कुछ करना था वो कर चुका है। लोगों को जागरूक किया जा चुका है। पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर लौट जाने के संदेश दिए जा चुके हैं। अब एक्शन की बारी NDRF की है, जिसे तूफान के बाद मोर्चा संभालना है। लेकिन इस विभाग ने तीनों राज्यों में अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और हमारी टीमें अवेलेबल हैं अक्रॉस द 3 स्टेट्स जो पोटेंशियली अफेक्टेड स्टेट्स हैं, जिसमें कि मैं मानता हूं कि तमिलनाडु और पौंडीचेरी ज्यादा अफेक्टेड होने की संभावना है और उससे थोड़ा कमतर आंध्र प्रदेश के जिले होंगे। तो इसलिए ज्यादा फोकस तमिलनाडु और पौंडीचेरी पर ऑब्वियसली है। तो वहां पर हम लोगों ने NDRF की टीमें ऑलरेडी तैनात कर दी हैं। NDRF ने संभाला मोर्चा, एक्शन में आए तूफान के भगवान। यहां पुडुचेरी में NDRF टीम की मौजूदगी बता रही है कि ये टीम तूफान से भी तेज गति से एक्शन में आ चुकी है। हमारी 2 टीमें पौंडीचेरी में प्रीपोजिशन्ड हैं और साथ ही साथ पौंडीचेरी के कराईकल में एक टीम हमारी प्रीपोजिशन्ड है। हम यहाँ पर आके अभी कलेक्टर मैडम से मीटिंग हुआ है और इस मीटिंग में सारे लाइन डिपार्टमेंट शामिल थे, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे लोकल पुलिस हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, सारे डिपार्टमेंट्स अपना अपना रोल्स क्लैरिटी हुआ है। उसमें हमने अपनी बात रखी है कि ये साइक्लोन चूंकि पहले से डिसाइडेड है, प्रिडिक्टेड है कि किधर से आएगा और कहाँ पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, लो लाइंग एरिया, अफेक्टेड एरिया किस तरह से हैं। तो सारा चीज़ जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ में हम कर रहे हैं। कलेक्टर के सामने हमने अपनी बात रखी है कि जो पीपुल्स अफेक्टेड हैं उनको इवैक्यूएट करके सेफर प्लेसेस में ले जाया जाए, शेल्टर्स में उनको रखा जाए, जिससे कि कम से कम जीवन का नुकसान हो। कोरोना के रूप में जमीन पर आफत पहले से ही थी, अब समुंदर और आसमान से भी आने वाली है। तूफानों की इस तिकड़ी के बीच भी NDRF को बिना डरे मोर्चा संभालना है। इसमें
लोगों की मदद करनी है, सिटीजन्स को, हम लोगों को रेस्क्यू करना ही है। तो इसलिए हम लोग पूरा एहतियात बरतकर और प्रोटोकॉल के हिसाब से एक SOP को फॉलो करते हुए हम लोग काम करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कडलोर में ही हमारी टीम जो है PP के साथ लैश है, और इसके अलावा भी स्पेशलाइज्ड सूट्स हैं। जब पानी बरसेगा या साइक्लोन आएगा या ट्री कटिंग का काम करना पड़ेगा तो उसमें भी वो लोग तैयारी के साथ गए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कल तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया, लेकिन तूफान कम तबाही मचाकर निकल जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं। पुदुचेरी में अक्षया के साथ आज तक ब्यूरो। निवार से पहले अम्फान तूफान ने बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाई थी। अम्फान से कितना नुकसान पहुंचा था और निवार कितनी तबाही मचा सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। इक्कीस मई 2020, ये मंजर आप भूले तो नहीं होंगे। दुनिया कोरोना से बचने की जंग लड़ रही थी और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर तूफान की ऐसी मार पड़ी थी कि तबाही का मंजर चारों ओर दिखाई दे रहा था। हजारों हजार पेड़ अपनी जड़ से उखड़ गए थे और हजारों हजार लोग अपनी जमीन से बेदखल हो गए थे। अकेले सुंदरवन में जड़ से उखड़े थे 13,000 पेड़। तटीय इलाकों में ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिसकी छत सुरक्षित बची हो। इच्छामती और कालिंदी नदियों के बांध तक टूट गए। करीब 20 लाख लोगों पर इसका असर देखा गया था। पश्चिम बंगाल में इस तूफान ने 12 लोगों की जान ले ली थी, जबकि ओडिशा में 72 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। और ये हाल तब है जब तूफान आते आते कमजोर पड़ गया था और प्रशासन वक्त रहते चौकसी बरत रहा था। तटीय इलाकों से हजारों लोगों को वक्त रहते हटा दिया गया था और बड़े नुकसान से बचा लिया गया था। आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए तूफान निवार की, जिसने तमिलनाडु के तट पर टकराने के आसार हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो आज शाम 5:30 बजे से पहले 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आ सकता है, लेकिन इससे अगर देरी हुई तो तूफान कमजोर भी पड़ सकता है, लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि तूफान के मद्देनजर तमाम तैयारियां प्रशासन ने कर रखी हैं। लोगों को तटों के नजदीक जाने के लिए मनाही है। पुडुचेरी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर काफी देर से इसी तरह की तेज हवाएं और बारिश जारी है। पुडुचेरी से हमारे संवाददाता अक्षय नाथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। क्या इस वक्त हालात हैं वहां पर और किस तरह के मौसम विभाग का अलर्ट है, इस पर जानकारी दें। नेहा, हम अभी पुदुचेरी की समुद्र के किनारे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ के जो लहरें हैं वो तेजी से उठ रहा है। और अगर मेरा कैमरा पर्सन डैनियल आपको दिखा सकता है तो यहाँ पे साइक्लोन वार्निंग 10 राइज हुआ है। इसके मतलब है कि इस रीजन को क्रॉस करके ही साइक्लोन पास करेगा। इसका मतलब है पुदुचेरी में साइक्लोन इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगा और साइक्लोन निवार जो है वेरी स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक स्टॉर्म के हिसाब से आ गया है। उसका तो विंड स्पीड होगा 120 किलोमीटर पर आवर टू 140 किलोमीटर पर आवर। नेहा, तो उसके मतलब है कि साइक्लोन गजा जो 2018 में चेन्नई सिटी को हिट किया था, उससे भी ज्यादा हैवी इंटेंसिटी साइक्लोन होगा, साइक्लोन निवार। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल सारी तैयारियां तय की है और ये भी बता सकता है कि हमें कि यहाँ के जो लो लाइंग एरियाज के लोग हैं उन लोगों को रिलीफ सेंटर्स को जाने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंस्ट्रक्शन दिया है। पुदुचेरी गवर्नमेंट 96 रिलीफ सेंटर्स को अरेंज किया है और इसके अलावा चेन्नई में हम देख रहे हैं कि लगभग 129 रिलीफ सेंटर्स हैं और कोस्टल जोन जो है कडलोर और पुदुचेरी, महाबलीपुरम, चेन्नई, ये सारे जगह पे रिलीफ सेंटर्स रेडी है और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑन फील्ड है अभी। और पुदुचेरी में सेक्शन 144 डाला गया है, तो ये प्रोहिबिशन के अनुसार हमें पता
है कि कोई भी जन अननेसेसरीली बाहर आने के लिए अनुमति नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वी नारायण स्वामी जी, वो एक सबसे बड़ा रिक्वेस्ट जो पब्लिक से दिया है कि घर में ही रहे लोग और सेफ रहे, बाहर न आए, क्योंकि यहाँ के जो तूफान जो आ रहा है बहुत ही इंटेंस लेवल के तूफान है और यहाँ पे थोड़ी देर में इंटेंस रेनफॉल भी शुरू होगा। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल प्रेडिक्शंस दिया है IMD ने, तो इसके मतलब है वेरी हैवी विंड और वेरी हैवी रेन्स आर लाइकली इन पुदुचेरी। तो ये सब है यहाँ के अपडेट्स नेहाबी के लिए। नजर बनाए रखिए क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। 5:30 बजे का शाम का वक्त बताया जा रहा है जब ये तूफान तटीय इलाकों से टकरा सकता है और इस वक्त की जो ताजा स्थिति है उस पर जानकारी अक्षया दे ही रही थी कि किस तरीके से वहां पर हाई टाइड देखी जा सकती है और तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश भी वहां पर हो रही है। गोपी कृष्णन इस वक्त चेन्नई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी, वहां पर क्या हालात है? नेहा, हाँ, मैं इस वक्त चेन्नई में हूँ और चेन्नई के सामने वो तिरुवान्मियूर बीच हूँ और मैं अभी आपको देख सकता है कि यहाँ पे सी जो इतनी रफ है और यहाँ पे बारिश भी बहुत बड़ी हो चुका है और अभी यहाँ पे विंड स्पीड भी थोड़ी सी पिकअप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो विंड स्पीड अभी थोड़ा सा मुश्किल काम बन सकता है हमें लिए। यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए भी एक थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे जो विंड है वो ये अम्ब्रेला के साथ हमें ड्रैग कर सकता है और ये आपको एक और बार ये बीच को देख सकता है क्योंकि यहाँ पे जो वेव्स थोड़ा वायलेंट हुआ है। वायलेंट मतलब ये जो सी रफ हुआ है और अभी मैं देख सकता है कि ये जो वाटर भी फिर लैंड से बीच से आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो वाटर गशिंग इन कर रहा हूँ और अभी IMD का ये प्रेडिक्शन है कि आज तो लेट इवनिंग ये साइक्लोन निवार को लैंडफॉल होने की चांसेस है, पर फिर भी अभी तो ये मॉर्निंग है और अभी से भी विंड स्पीड भी बहुत बड़ी हुआ है और बारिश भी चल रही है और अभी हमें लगता है कि लगभग आज आफ्टरनून को ये जो विंड स्पीड फिर भी बढ़ रहेगा और बारिश भी और बढ़ेगा। और अभी जो प्रेडिक्शंस में हमें लगता है कि ये जो साइक्लोन निवार उनकी लैंडफॉल महाबलीपुरम और कारिकल के सामने होगा। वो जो महाबलीपुरम वो एरिया है वो चेन्नई के सामने ही हो और चेन्नई में ये जो विंडफॉल चेन्नई की कोस्टल एरिया में जो विंडफॉल अराउंड 80 to 110 किलोमीटर स्पीड में विंडफॉल होने की चांसेस हुआ। और अभी आपको ये फ्रेम में भी देख सकते हैं कि इतनी सी और ये वेव्स तो अंदर आ रही है क्योंकि हमारे पास भी ये जो सी आ रही है, तो जो रफ वाटर्स है सर्टेनली या जो कंडीशंस थोड़ा रफ ही रहेगा अभी तक।